गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं, इनकी जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल बहुत ही साधारण प्रकार की और छोटी होती है, साइज़ में बहुत ही छोटी होती है कोशिका। बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरिया की जो कोशिका है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर, इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं या इसको 3 भागों के अंदर इसकी संरचना को विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाहरी संरचना। बाहरी संरचना के अंदर फ्लैजेला, पिलई आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा आता है सेल एनवलप। सेल एनवलप में हम यहाँ पे 3 प्रकार के आवरण को बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। पहला होता है कैप्सूल जो कि ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बना होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार के आवरण बैक्टीरिया की कोशिका में पाए जाते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसमें हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। हम डिटेल से जानते हैं और उनके क्या काम होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में फ्लैजेला की। फ्लैजेला जो होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट या उसको गति प्रदान करने का काम करते हैं। इसके माध्यम से, फ्लैजेला के माध्यम से बैक्टीरिया की कोशिका मूवमेंट करती है। नेक्स्ट जो आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में होता है पिलई। पिलई जो आप देख रहे हैं कि इसके बाहरी सरफेस के ऊपर बहुत सारे बने हुए हैं, धागे नुमा संरचनाएं बनी हुई हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं फ्लैजेला से। तो पिलई का जो काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पिलई का, पिलई अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो किसी सरफेस से या होस्ट सेल से परपोषी कोशिका से जाकर अटैच होती है, जुड़ती है। वो पिलई के माध्यम से ही अटैचमेंट का कार्य किया जाता है बैक्टीरियल कोशिका के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप में हमने बात की कैप्सूल की, सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बना हुआ होता है। ग्लाइकोकैलिक्स से मिलके बना हुआ होता है और इसका जो काम होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या, बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में या प्रतिकूल परिस्थितियों में सेल को बचाता है, सूखने से बचाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो आवरण पाया जाता है जीवाणु की कोशिका में या बैक्टीरियल सेल में वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, रिजिड होती है और पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर सेल वॉल या कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। मतलब कि दोनों का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन और टैकोइक एसिड पाए जाते हैं और पेप्टिडोग्लाइकॉन का जो अमाउंट होता है वो 70 to 80% होता है और टैकोइक एसिड लगभग 20% टैकोइक एसिड पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के अंदर। वहीं अब अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो उसके रासायनिक संगठन में टैकोइक एसिड, टैकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है और पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो मात्रा होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में कम होती है। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, कार्य की कोशिका भित्ति के, तो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति थिक होती है, रिजिड होती है। तो सबसे पहले तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में जाना जाता है, अर्थात कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कोशिका के शेप को, उसके आकार व आमाप को बनाए रखने का कार्य भी सेल वॉल के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट जो है सेल एनवलप में, वो तीसरा जो आवरण है या तीसरी जो मेम्ब्रेन है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सामान्यतः लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन में 2 लेयर पाई जाती हैं, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर, या एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन और इंटरनल सेल मेम्ब्रेन। इंटरनल सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या होता है, इन्वेजन्स पाए जाते हैं। इन्वेजन के माध्यम से मीजोसोम्स बनाती है और ये मीजोसोम्स का जो काम होता है वो होता है श्वसन करने का। रेस्पिरेशन में मीजोसोम्स हेल्प करते हैं क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं और उस माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस अनुपस्थित होने के कारण ये जो मीजोसोम्स होते हैं श्वसन का कार्य करते हैं और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके इन्वेजन के द्वारा बनते हैं और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ लटके हुए पाए जाते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की या कार्य की, तो इसका काम होता है सेल की शेप को बनाए रखना और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। आवागमन का कार्य, पदार्थों का आवागमन का कार्य होता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इसके अलावा मीजोसोम्स के द्वारा श्वसन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन किया जाता है और फ्लैजेला जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए रहते हैं। आसंजन प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन फ्लैजेला को। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्लाज्मेड, राइबोसोम्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, अनेक प्रकार के अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, गैसेस आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स की। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है इसके अंदर पॉलीराइबोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कि राइबोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए रहते हैं और गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं और 70S प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ट्रांसलेशन में काम आते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। साइज में छोटा होता है और साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है इसलिए इसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए के अलावा ये जो न्यूक्लियोइड है इसके अतिरिक्त भी साइटोप्लाज्म में डीएनए उपस्थित होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इसका जो साइज़ होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए से छोटा होता है और ये सर्कुलर फॉर्म में वृत्ताकार आकार में उपस्थित होता है और इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। ये भी रेप्लिकेशन में काम आता है। न्यूक्लियोइड भी रेप्लिकेशन में काम आता है, रेप्लिकेशन किया जाता है न्यूक्लियोइड के द्वारा और प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के द्वारा भी रेप्लिकेशन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में अनेक प्रकार की इंक्लूजन बॉडीज़ या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। स्टोरेज जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला पॉली मेटाफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सेकंड पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रैन्यूल्स और तीसरे प्रकार के होते हैं वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं या इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, इनका काम होता है भोजन का संचयन करना, या बैक्टीरियल सेल इनमें अपना भोजन संचित करके रखती है। ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म के अंदर अनेक प्रकार के अमीनो एसिड्स, अनेक प्रकार के एंजाइम्स, गैसेस और भी वेस्ट मटेरियल्स आदि भी साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं।
तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया की सामान्य संरचना कंप्लीट होती है।